तो हेलो एवरीवन। देखो, आज मैं कंप्लीट आप सबके सामने यूजीसी नेट का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअल में जितने भी बच्चे अभी इस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो बेटा आई हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, जब तक आप किसी भी बच्चे ने जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका एक्चुअल में यूजीसी नेट हो या अदर ऑफ एग्जामिनेशन हो, तो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास एक्चुअल में सिलेबस होता है। तो बस मेरा इतना मानना है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कंप्लीट रूप से ये सोचो कि 50% प्रिपरेशन आपकी तब हो जाती है जिस बच्चे के पास सिलेबस होता है। इसीलिए मैं कभी भी ऑनलाइन क्लास लूँ, ऑफलाइन क्लास लूँ, मैनी टाइम आई आस्क मैनी, मतलब स्टूडेंट से मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ एक्चुअल में, दैट डू यू हैव सिलेबस। अगर उनके पास सिलेबस है तो आई होप सो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आजकल आप देख रहे हैं ना कि यूजीसी किस तरीके से इतना डीप मेथड के दोबारा एक एक क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो उसी तरीके से आप सबको भी प्रिपरेशन करनी है। अब जो मैं पहली एक्चुअल में यूनिट के लिए बात करूं, तो एजुकेशनल स्टडीज है। यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस के अंदर जो मेंशन की गई है, और ये बड़ा ही कंट्रीब्यूट करती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ जेआरएफ में इसका बड़ा ही योगदान होता है। क्योंकि देखो, हर एक यूनिट के अंदर एक्चुअल में सब पार्ट 4 तक डिवाइड किया जाता है। तो ये मैं पहली यूनिट एजुकेशनल स्टडीज यानी आपका सेक्शन ए के लिए मैं बात करूं, तो हमारा आस्तिक और नास्तिक दर्शन का बड़ा ही कॉन्ट्रीब्यूट होता है ये एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। देखो, जितने भी बच्चे एक्चुअल में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ दैट यू हैव द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, अगर आपके पास सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर 1 की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आपका कंप्लीट रूप से आईसीटी हो गया, हायर हो गया, रिसर्च हो गया, यानी 5 पोर्शन को हम बहुत अच्छी तरीके से अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग पेपर 1 में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखो, जितने भी बच्चे हैं सिलेबस है, तो ये सोचो उनके पास कंप्लीट एक हथियार है। और हर एक जो हमारे पास एक्चुअल में जितने भी अदर ऑफ सब्जेक्ट के लिए मैं बात करूं, 10 यूनिट्स आपकी पेपर 1 में होती है, 10 यूनिट पेपर आपकी सेकेंड में होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एक चीज को क्लियर करना है। तो कंप्लीट आज मैं आपके सामने सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो पहली यूनिट जो होती है एक्चुअल में हमारी कौन सी यूनिट होती है? एजुकेशनल स्टडीज होती है। और एजुकेशनल स्टडीज में सबसे बड़ी चीज हमारे सामने क्या खुल के आती है एक्चुअल में? हाँ, अब सिलेबस के अंदर आप देखो कि एजुकेशनल स्टडीज है, तो सबसे पहले कुछ कंट्रीब्यूट होता है इंडियन फिलोसफी का। ओके, जब इंडियन फिलोसफी के कंट्रीब्यूट के लिए बात की जाती है, तो यहाँ सबसे पहले आपका किस किस चीज का नाम खुल के आता है? फॉर ऑफ एग्जाम्पल एजुकेशनल स्टडीज, यानी जो हमारा यहाँ पर क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस किसके साथ होगा? हमारा सांख्य फिलोसफी होगा, ठीक है, साथ के साथ योगा, वेदांता, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, यानी कुछ हम आस्तिक दर्शन की लिस्ट पढ़ते हैं इसके अंदर, कुछ हम नास्तिक दर्शन की पढ़ते हैं। इसलिए सबसे ब्रॉड अगर कोई कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल के अंदर, तो एक्चुअल में यूनिट आपकी कौन सी है? एजुकेशनल स्टडीज है, और साथ के साथ आपकी रिसर्च है। क्योंकि वहां से काफी बार क्वेश्चन इन डेप्थ पूछे जाते हैं। और हमारे जो अदर ऑफ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, अगर फॉर ऑफ एग्जाम्पल इस यूनिट को एजुकेशनल स्टडीज और साथ के साथ रिसर्च की यूनिट्स को अच्छे से देखेंगे, तो आई होप से बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें उनकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज पेपर 1 में अगर एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। ओके, क्योंकि ये यूनिट्स एक्चुअल में हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनके लिए इनको जानना और एक्चुअल में जान के एक एक कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में समझना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि कुछ एक्चुअल में यहाँ पर क्या दिया जाता है। जो यूनिट्स हमारी क्या होती है? फर्स्ट यूनिट होती है ये। ओके, मतलब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यानी सांख्य फिलोसफी पढ़ेंगे। सांख्य फिलोसफी के साथ योग, वेदांता,
और बुद्धिज्म और आपके जैनिज्म फिलोसफी इसके अंदर आती है, और साथ के साथ इसके अंदर इस्लाम दर्शन आता है। एक्चुअल में इस्लाम दर्शन के साथ साथ सिलेबस के अंदर जैसे इसको मेंशन किया गया है, यहाँ से एजुकेशन की टर्मोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ओके, आप जून वाली साइकिल की एक्चुअल में जो यूजीसी नेट ने जून वाली साइकिल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसको आप देख लें, या फिर जो दिसंबर की साइकिल है, बैक टू बैक हमें यहाँ से 2 क्वेश्चन फ्रेम मिले हैं। ओके, अगर मैं ऑप्शन के साथ यहाँ पर सेकेंड सबसेक्शन के लिए बात करूं तो यहाँ पर आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और आपका प्राकृतिकवाद, ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है जब हम एजुकेशनल स्टडीज के अंदर जाते हैं। जब हमारी कौन सी यूनिट होती है, यूनिट हमारी 1 होती है। यहाँ कुछ अप्रोच पढ़ते हैं हम सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के लिए, जैसे फॉर ऑफ एग्जाम्पल सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो गया, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होगी, कॉन्सेप्ट एंड टाइप हो गए, एंड सोशल इंस्टीट्यूशनल ऑफ फैमिलीज होगी। ठीक है, यानी ये जो आपका सब पार्ट सी जो आ रहा है ये थोड़ा कॉमन आपका होता है। ठीक है, अगर फॉर ऑफ एग्जाम्पल कोई बच्चा इसको नहीं भी पढ़ा होगा तो ये स्टेप को याद रख लेना। तो ये स्टेप एक्चुअल में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर ऑफ एग्जाम्पल जैसे अप्रोच ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के लिए मैं बात करूं, और साथ के साथ एक तो आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट फ्रेम होता है सिंबॉलिक इंटरेस्ट इंस्ट्रक्शंस और आपका स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और साथ के साथ सोशल मूवमेंट्स। ओके, यानी रिलेटिव डिप्राइवेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी और आपका न्यू सोशल मोमेंट्स थ्योरीज के अंदर ऐड किया गया है। ओके, अब जो हमारा सब पार्ट डी आता है, वंस एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें एजुकेशनल स्टडीज जो है, तो इसके अंदर सब पार्ट आपका ए और सब पार्ट डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मैनी टाइम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे एजुकेशन के बच्चे हैं एक्चुअल में पेपर 1 में इस चीज का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि जब हम सेकेंड के लिए बात करते हैं तो उसके अंदर ऑल ऑफ मोस्ट कुछ रेफरेंस दिए जाते हैं द विजडम ऑफ नॉलेज के साथ। लेकिन इवन जब हम डी सेक्शन के साथ आते हैं तो वहां कुछ हम वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफर के लिए बात करते हैं, वो आपकी एक जनरल नॉलेज के साथ कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कि एक्चुअल में इसे ऑप्शन के आधार पर क्या पूछा गया है। ओके, तो अब सबसे बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या उठता है आपका, थोड़ा सा मुझे लग रहा है बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट वेट। ओके, हाँ, अब देखो यहाँ पर आपका, जैसे अगर मैं बात करूं आपकी सेक्शन डी के लिए, तो हम यहाँ पर कुछ एक्चुअल में थिंकर्स पढ़ते हैं। अब जब ये सिलेबस एक्चुअल में चेंज हुआ सन 2018 के बाद, एक्चुअल में इसको सीधा सिंपल ऑप्शन के अंदर बैक टू बैक नेल लोडिंग का ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है। चाहे 3 प्रिंसिपल के लिए बात की जाए, 4 कंपोनेंट के लिए बात किया जाए, या फिर एक एक्चुअल में केयर, लव एंड अफेक्शन जैसा कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ से बैक टू बैक हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, चाहे उनकी लव, केयर एंड अफेक्शन ऑफ फेमिनिज्म ये बुक के ऊपर बात की जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेल लोडिंग का। ओके, चाहे मैं बात करूं किसके लिए, जो इंडियन फिलोसफी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर ऑफ एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, पाउले फेरे, बोलस्टोन क्राफ्ट, और आपका नेल लोडिंग, और आपका क्या है सावित्री बाई फुले। तो इसमें एक्चुअल में हम जो वेस्टर्न फिलोसफर की बात करते हैं, वेस्टर्न थिंकर की बात करते हैं, तो इसमें हम 3 पढ़ते हैं। पहला आपका पाउले फेरे है, दूसरा आपका बोलस्टोन क्राफ्ट है, और थर्ड आपका क्या है नेल लोडिंग होता है। सीधा इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछा जाएगा, समाज में इनका क्या क्या योगदान है, और योगदान के साथ स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से फ्रेम यूजीसी करती है। तो एक एक चीज को आपको एक्चुअल में यहाँ से देखना है। ठीक है, कि यूजीसी नेट ने क्या क्या कॉन्सेप्ट फ्रेम किया है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब ये जो होता है इसका सब पार्ट ए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग वाई यूजीसी नेट। ओके, अब देखो इसका फायदा हमें कहीं ना कहीं पेपर 1 में भी मिलता है। फॉर ऑफ एग्जांपल जब से एनईपी 2020 आई है, बैक टू बैक स्टेटमेंट हो, ठीक है, क्रोनोलॉजी हो, ओके, वहां से कॉन्सेप्ट को जरूर फ्रेम करती है। अब यूजीसी बार बार वो चीज देखने को मिल रही है, कौन सी स्टेटमेंट से कॉन्सेप्ट आपके फ्रेम हो रहे हैं एक्चुअल में एनईपी 2020 से। ओके, 2020 से मैनी टाइम कॉन्सेप्ट यहाँ से फ्रेम आपका होता है। फॉर ऑफ एग्जांपल अगर मैं सब पार्ट ए के लिए बात करूँ तो यहाँ कुछ कमेटी है, कमीशन है, कंट्रीब्यूट ऑफ द टीचर्स एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 1915 टू 1916 टू 1966 एंड 1986, यानी कहने का मतलब है वो तीनों आपकी एनईपी, यानी 1968, 1986 और आपकी 2020
सबसे ज्यादा स्टेटमेंट से अगर कोई कॉन्सेप्ट फ्रेम होगा तो आपका किससे फ्रेम होगा? 2005 आपका एनसीएफ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर लेती है? यूजीसी फ्रेम कर लेती है। तो अकॉर्डिंग वाई मी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपकी हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, इसका सब पार्ट ए। ओके, तो इसको आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। ओके, देखो जिस तरीके से यूजीसी आजकल कॉन्सेप्ट फ्रेम कर रही है, अगर आप एक्चुअल में एग्जाम दे चुके हैं लास्ट साइकिल में तो आप सब कुछ बता देंगे। ओके, अदरवाइज किसी का भी पहली बार है, कोई फ्रेशर है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज है सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ ये देखो पेपर सॉल्व करते टाइम कि एक्चुअल में हम कौन सा पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं किस यूनिट से एक्चुअल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ओके, अब मैं सेकंड की बात करूं, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन है, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसीज एंड नेशनल डेवलपमेंट डिटरमाइंस ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। तो एक्चुअल में इसमें से अगर यूजीसी एनटीए कभी क्वेश्चन फ्रेम करती है तो एक्चुअल में कहां से फ्रेम करेगी? द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा। तो आप इसका एक बार ये देख लेना कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। हमेशा याद रखना कि जो इंपैक्ट एक्चुअल में पॉलिसी का पड़ेगा तो उतना ही इंपैक्ट वापस से एजुकेशन का भी पॉलिसी पे पड़ेगा। ठीक है, ये कोई डिटरमाइंड अलग अलग चीजों को नहीं करती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है जो सब पार्ट सी के लिए बात करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी सीबीए और सीईए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए इसकी जो सब पार्ट ए होती है और सब पार्ट सी होती है यूनिट सेकंड में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी कुछ आपकी सिग्नल थ्योरी होती है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है डिग्री जैसी चीज मेंशन की थी, संकेत जैसा था, डायरेक्ट यहाँ सिग्नल थ्योरी, ह्यूमंस कैपिटल थ्योरी, यहाँ प्रपाउंडर से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाता है? एक्चुअल में फ्रेम हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। एजुकेशनल फाइनेंस, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द बस्टिंग के लिए बात करेगा, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेम करती है यूजीसी, आपका सब पार्ट ए और सब पार्ट सी। ओके, अब नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आती है आपकी किसके ऊपर? यानी सब पार्ट आपका डी, रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, लिबरल एंड द कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोच ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें तो कुछ मुझे और कोई खास दिखाई नहीं दिया है। इसमें थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी है, ये ज्यादा फ्रेम कर लेती है, थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस। ओके, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट इसका फ्रेम हो जाता है, लेकिन सब पार्ट ए और सब पार्ट आपका इसके अंदर सी ज्यादा फ्रेम होता है, क्योंकि यूजीसी बार बार उन्हीं कॉन्सेप्टों को पिक करेगी जहां से एक्चुअल में लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रॉड है और उस टर्म को पूछने की ज्यादा कोशिश करेगी। अब जो लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके जो भी बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीपी यहां से आराम से सही कर लेंगे। ओके, सारे साइकोलॉजिस्ट है। जो हम यूनिट किसकी बात करते हैं? थर्ड यूनिट की बात करते हैं। तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी बच्चे एक्चुअल में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिट थर्ड में अच्छे से काम कर लेंगे वो। अगर यूजीसी नेट में एक्चुअल में जो एजुकेशन के बच्चे हैं तो 5 यूनिट्स एक्चुअल में कवर अप हमारी हो जाती हैं अकॉर्डिंग बाय सेकंड पेपर। ओके, अब बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द पर्सनैलिटी डेफिनेशन ऑफ द थ्योरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स और आपका ऑलपोर्ट्स और आपका मैक्स बर्दाइमर और आपका क्या है कर्ट्स लेबिन एंड कोफ्ता, मेंटल हेल्थ वर्सेस मेंटली हाइजीन। ये स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट आया था, मेंटली हेल्थ ओके एंड मेंटली हाइजीन। ओके, तो ये आपको देखना है एक्चुअल में कि किस कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ किसके लिए? द अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंट फ्रॉम ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द मल्टीपल, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल एंड इंटेलिजेंट एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो यहाँ एक्चुअल में ये कुछ समझने के साथ साथ यहाँ स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट तो आपका फ्रेम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर होती है इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरीज, क्योंकि इसमें हम कुछ थ्योरीज को पढ़ते हैं, जैसे स्टेनवर्क की थ्योरी होगी, गार्डन की थ्योरी होगी, द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल, यानी ये आपकी ना हाई लेवल थिंकिंग है। जो भी बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बात कर रही है, या फिर आपका एक्चुअल में मेटा कॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी के लिए बात कर रही है। ओके, तो ये हाई लेवल थिंकिंग होती है। यहाँ कुछ जो अप्रोच आपकी होती है, तो ये भी आपके लिए सब पार्ट वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। ओके, सब पार्ट इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और इससे आगे चलते हैं। एक्चुअल में यहाँ सब पार्ट थर्ड के अंदर क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज आती है, लर्निंग बिहेवियर्स फैक्टर कॉग्निटिव एंड सोशल, थ्योरीज ऑफ लर्निंग फैक्टर अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, एंड सोशल लर्निंग के साथ कुछ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप। और फिर आता है सब पार्ट डी में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअल में होता है, सीधा डायरेक्टिव टू नॉन डायरेक्टिव से आता है। ओके, इलेक्ट्रिक आता है आपका, एल्बर्ट एलिश डायरेक्ट आता है RBET के, यानी रैशनल, इमोवेटिव, और आपका बिहेवियर थेरेपी के प्रोपाउंडर कौन है, तो आपका एल्बर्ट एलिस, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फ्रेम होता है। और नॉन डायरेक्टिव के प्रोपाउंडर कौन है, कार्ल रोजर्स, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फ्रेम होता है। साथ के साथ काउंसलिंग, और आपका काउंसलिंग के साथ साथ क्या क्या कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रेम होगा, रैशनल, इमोवेटिव एंड रियलिटी। ओके, ये कुछ हद तक मैं बोल सकती हूँ कि एक्चुअल में यहाँ से चांस होता है एक क्वेश्चन का फ्रेम होने का, जो आपका एक्चुअल में डायरेक्टिव टू नॉन डायरेक्टिव है, और आपका एल्बर्ट RBET है, और आपका कार्ल रोजर्स है। ओके, तो इसको भी आपको देखना है। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, जहां से बच्चे एक्चुअल में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उस यूनिट को बच्चा छोड़ते ज्यादा हैं। ओके, और उनको लगता है कि पेपर 1 में हमने इसको पढ़ लिया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यूजीसी ऐसी चीज है एक्चुअल में, कहीं ना कहीं एनटीए वाले सीधा यहां से कुछ मॉडल्स के नाम पूछ लेते हैं। ओके जैसे टीचर एजुकेशन के लिए मैं बात करूं, द मीनिंग, नेचर ऑफ स्कोप एंड टीचिंग एजुकेशन, द टाइप ऑफ टीचर प्रोग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, जैसे फॉर ऑफ एग्जांपल NCERT, NCET, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, साथ के साथ ट्रांजैक्शनल्स। ओके, कुछ अप्रोच है फाउंडेशनल कोर्स के, एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव, एंड उसके साथ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका NCET से NCERT, और आपका ये द फाउंडेशनल कोर्स के साथ। ओके, अब सेकंड पार्ट के लिए मैं बात करती हूँ, यहाँ से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फ्रेम कहाँ से होगा, आपका मॉडल से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फ्रेम होगा। तो ये बेटा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जब आप इस चीज को पढ़ेंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, सूलमेन, टेक एंड ल्यू। ओके, ठीक है, सूलमेन, डेक एंड ल्यू, हैबरमास, और मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मॉडल्स की लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिपीट करके कॉन्सेप्ट को यूजीसी कहीं ना कहीं से फ्रेम कर रही है। ओके, और फिर हम सी पार्ट के लिए बात करते हैं, सब पार्ट ऑफ सी के लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ सब पार्ट सी के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, जो आपके पेपर 1 में सबसे ज्यादा हेल्पफुली होती है। देखो, यूजीसी नेट का है बेटा, कभी भरोसा मत ना करना, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन एक्चुअल में फ्रेम कर सकती है, क्योंकि डीप एक एक कॉन्सेप्ट को पूछती है। जैसे फॉर ऑफ एग्जाम्पल इन सर्विस, और इन सर्विस के साथ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से फ्रेम होता है आपका, इन सर्विस, और इन सर्विस के साथ साथ आपका एक्चुअल में प्री सर्विस के साथ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फ्रेम होता है, जैसे SSA, रमसा, SCERT, NCERT, NCET, UGC। ओके, फिर कुछ पर्पस है, ड्यूरेशन है, और कुछ रिसोर्स है, एंड कुछ बजट है। ओके, तो ये चीज आपको जरूर देखनी है, इस चीज को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ से एकेडमिक हमारी सीधा पेपर 1 के लिए बनाएगी। ओके, पेपर 1 के लिए हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हम एक्चुअल में किस में पढ़ते हैं, सेकेंड पेपर के लिए पढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसका सब पार्ट डी। सब पार्ट डी इतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म के लिए बात की गई है, टीचिंग एज अ प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ टीचर, एंड आपका किसके लिए कुछ बात फैक्टर के लिए की गई है, अफेक्टिंग टीचिंग डेवलपमेंट के लिए की गई है, और ICT इंटीग्रेशन क्वालिटी इनहांसमेंट के लिए की गई है, कुछ इनोवेशन ऑफ टीचर के लिए बात की गई है। अब फिफ्थ यूनिट जैसे ही आपके सामने मूव ऑन होती है, तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्या निकलता है, करिकुलम के डायरेक्ट बेटा यूजीसी क्या पूछ लेती है, स्टेप पूछ लेती है, फिर उसी के साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपका वहीं से फ्रेम होने लगता है। ठीक है, तो वो चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, learner needs, interest, the benchmarking, the role of national label, the statutory bodies, UGC, NCT and University of Curriculum। अभी हम पीछे फोर्थ यूनिट में हम इसको देख के आए थे ना, तो डायरेक्ट यही से कॉन्सेप्ट यूजीसी फ्रेम कर देती है। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं इसके सब पार्ट बी की तरफ। तो सब पार्ट वी की तरफ जैसे ही हम मूव ऑन करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, CIPP मॉडल्स। कुछ मॉडल्स आते हैं, कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। ओके, मॉडल्स के नेम आते हैं,
स्टेप आते हैं, ठीक है, और साथ के साथ प्रपाउंडर के नाम आते हैं। तो ये आपको बेटा जरूर देखना है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग बाय पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब चलते हैं आगे। जो इसका सब पार्ट सी खुलता है, 5th यूनिट का सब पार्ट सी खुलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सीधा मॉडल्स है। ओके, मॉडल्स ऑफ करिकुलम, जैसे इवैल्यूएशन, टाइलर मॉडल, स्टेग मॉडल, स्केविन मॉडल, और ओके, और इसमें किलपैट्रिक मॉडल। अब की बार भी जो हम ये वाला एग्जाम हुआ था 2026 3 जनवरी में, 2025 वाला एग्जाम, यानी दिसंबर वाली साइकिल का एग्जाम, सीधा स्टेप पूछे गए हैं, टाइलर मॉडल का सीधा स्टेप पूछे गए हैं। ओके, तो ये आपको बिल्कुल भी अवॉइड चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग बाय यूजीसी नेट। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किसके अंदर करती है? स्टेप के अंदर करती है। नाम किसी और का दे दिया, किलपैट्रिक के आपको स्टेप दे दिया। ओके, फिर बात करते हैं मीनिंग एंड टाइप ऑफ द करिकुलम चेंज, फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अप्रोच ऑफ द करिकुलम चेंज, रोल ऑफ द स्टूडेंट, टीचर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ करिकुलम एंड चेंज। ओके, यानी कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट होते हैं, स्कोप होते हैं करिकुलम रिसर्च एंड टाइप के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है डी, लेकिन आपके लिए सब पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसकी। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ से हमारे लिए स्टार्ट होती है रिसर्च। तो रिसर्च में जितने भी एक्चुअल में हम ऑल ऑफ द टाइप रिसर्च के लिए बात करते हैं, तो ऑल ऑफ टाइप रिसर्च के लिए हमारी बेसिक रिसर्च भी आ गई, अप्लाइड भी आ गई, फंडामेंटल भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई, क्वालिटेटिव आ गई, ट्रायंगुलेशन आ गई, मिक्स मेथड आ गई। हमारे टोटल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव से लेके हिस्टोरिकल टोटल उन टाइपों के अंदर आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ के साथ पैरामेटिक नॉन पैरामेटिक हो गया, उसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, कुछ हमारी एक्चुअल में सैम्पलिंग होगी। ठीक है, तो हम यहीं से उन चीज़ों को पूरी तरीके से क्या करेंगे, मेजर करके एक चीज़ को कंट्रीब्यूट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ ये यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों होती है आप सबके लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमारे लिए मेजर रोल किसमें करती है, एक्चुअल में फर्स्ट पेपर में रिसर्च इन एजुकेशन। कुछ स्कोप है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप, ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, रेप्लिकेबिलिटी, द प्रिसीजन, फैल्सिफिलिटी और पार्सिमोना, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट फ्रेम हुआ है। ओके, अनइथिकल ऑफ रिसर्च में से टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, तो इसमें तो हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे ही नहीं। मतलब ऑल ऑफ टाइप रिसर्च का मतलब है, मैंने एक लाइन में बता दिया कि ऑल ऑफ टाइप आपको पढ़ना है, चाहे बेसिक टाइप हो, फंडामेंटल टाइप हो, अप्लाइड टाइप हो, या आपका साइंटिफिक मेथड ऑफ टाइप हो। तो हमारे सारे के सारे टाइप इसी के अंदर आ गए, चाहे एजुकेशनल रिसर्च के अंदर क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, या फिर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जस्ट कंप्लीट ऑल ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च। तो यूनिट 6 सब पार्ट सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब इसके होते हैं सब पार्ट बी की तरफ मूव ऑन। सब पार्ट बी की तरफ मूव ऑन होते हैं, 1 मिनट। वेरिएबल, वंस एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग वाई पेपर 1। वेरिएबल हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, वेरिएबल हुए या फिर आपके क्या हुए, हाइपोथेसिस हुए। ओके, अब थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं इसके सब पार्ट सी की तरफ। जस्ट एक लाइन में ये आपका आ चुका है। जैसे अभी मैंने पेपर मतलब यूनिट आपकी 6 में और कंप्लीट इसको किया था कि ऑल ऑफ टाइप आपको पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड हाइपोथेसिस, स्टेप ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर, यूनिवर्सल ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सम टूल होते हैं जैसे रेटिंग स्केल, एप्टीट्यूड स्केल, क्वेश्चनायर स्केल, एप्टीट्यूड स्केल एंड अचीवमेंट टेस्ट एंड इन्वेंटरी टेस्ट एंड टेक्निक ऑफ द प्रोजेक्टिव ऑफ टेक्निक। यानी ऑल ऑफ क्या है हमारे पास, द ऑल ऑफ टाइप्स इसके। ठीक है, ऑल ऑफ टाइप्स जो भी हमारी रिसर्च आ रही है, तो बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे बड़ी चीज है बेटा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा WA पे, तो आप वहां से इसको निकलवा सकते हैं। सब पार्ट सी की बात करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका फ्रेम कर लेती है यूजीसी पेपर 1 के लिए। क्या आपका मेजरमेंट ऑफ स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, और आपका क्या है, रेशियो है। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, मेजरमेंट स्केल है, और आपका हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। डायरेक्ट सी
सब पार्ट ऑफ सी से। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 3 कॉन्सेप्ट अभी फ्रेम हुए हैं जो आपका 3 जनवरी का एग्जाम था। जो भी बच्चे एक्चुअल में यूजीसी नेट का एग्जाम दे के आए हैं तो डायरेक्ट बता देंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टाइप 1 टाइप ए आया है, साथ के साथ आपका मेजरमेंट स्केल आया है, मेजरमेंट स्केल के साथ टी टेस्ट टाइप ऑफ टी टेस्ट। ओके, तो ये एक एक चीज आपको देखनी है कि कहाँ हम एक्चुअल में क्यों क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, नेट या जेआरएफ क्यों क्रैक नहीं कर पा रहे, कहाँ क्या गलती है। ओके, तो सबसे बड़ी चीज है बेटा सिलेबस निकलवा लो, सिलेबस पास होगा तो सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगर मैं 4th यूनिट की बात करूं, इसके अंदर सब पार्ट डी की बात करूं, यूनिट 6 के अंदर सब पार्ट डी है, तो ग्राउंडेड थ्योरी पेपर 1 के अंदर कवर होती है। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, पूर्णतः सामाजिक प्रकार का शोध है, यानी पूर्व की बात नहीं करेगा, भविष्य की बात नहीं करेगा, जो भी होगा एक्चुअल में त्वरित होगा। ठीक है, जो भी चीज है बिल्कुल एकदम समाज में घटने वाली घटना का एकदम त्वरित अध्ययन करेगा वो। ओके, इसमें कुछ डिजाइन है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेप ऑफ द कंक्लूडिंग इन रिसर्च है। ओके, नरेटिव रिसर्च है, यानी कंप्लीट हम इसमें ऑल ऑफ रिसर्च की क्या पढ़ेंगे, जैसे इथनोग्राफी हो गया या मिक्स मेथड हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ट्रायंगुलेशन हो गया, यानी एक्सप्लोरेटिव रिसर्च हो गया। ऑल ऑफ स्टेप को हम इसके अंदर क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, जो आपका सब पार्ट इसके अंदर डी होता है। अब 7 के लिए अगर मैं बात करूं, यूनिट 7 के लिए असेसमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज है पेडागोजी, एंड्रागोजी, और आप इसको ह्यूटागोजी और असेसमेंट को पढ़ लो, पूरी चीज आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका सब पार्ट क्या है, इसका सब पार्ट इसका, हाँ सब पार्ट इसका ए है। ये भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कहां से इस बार फ्रेम हुआ है, हर्बिटियन मॉडल से हुआ है। हम पढ़ते थे लेबल, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टेड लेबल। यूजीसी ने पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन उसके साथ अब यूजीसी कहां से पूछने लगी है कॉन्सेप्ट को, हर्बिटियन मॉडल ऑफ स्टेप के साथ पूछने लगी है। ठीक है, तो इसके अंदर पेडागोजी, एंड्रागोजी, एनालिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेज एंड क्रिटिकल पेडागोजी मीनिंग नीड एंड द इम्प्लीमेशन टीचिंग एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग मेमोरी लेवल, और आपका मेमोरी लेवल के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टेड लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी इन एजुकेशन के लिए बात की गई है। तो बेटा यहाँ सबसे बड़ी चीज जो होती है, आपको वो लेवल देखने हैं, स्टेप देखने हैं। डायरेक्ट यूजीसी फ्रेम किस में करती है, स्टेप में फ्रेम करती है। ओके, अब मैं बात करूं जैसे मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी और आपका पेडागोजी सभी इसी के अंदर आ रहा है। बी जो है, बी आपका किसके साथ है, यानी कुछ यहाँ हमारे असेसमेंट होते हैं। वंस एंड अगेन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्लेसमेंट हो, फॉर्मेटिव हो, डायग्नोसिस हो, सबमिटिव हो, या रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम हो। ओके, एंडरसन एंड क्रथबोल। ओके, तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट पेपर 1 में भी हमारे लिए हेल्प करेगा। अब यहाँ देखें कि यूनिट आपका 7 और सब पार्ट आपका क्या है, सी है, तो यहाँ कुछ असेसमेंट फीडबैक डिवाइस होती है। ओके, आईसीटी डिवाइस होती है। ओके, अब जो सब पार्ट डी के अंदर बात करते हैं, तो सब पार्ट डी में सीधा का सीधा यूजीसी कॉन्सेप्ट कहाँ से फ्रेम करती है, तो बेटा एक चीज फ्रेम करती है, फ्लैंडर इंटरेक्शन फ्रेम करती है डायरेक्ट यूजीसी। ये आपका सीधा इसकी वजह से इंपॉर्टेंट होता है और बार बार यहाँ से कॉन्सेप्ट फ्रेम हो जाता है। ओके, तो ये आपको देखना है, क्योंकि फ्लैंडर्स के 10 स्टेप और वर्बल जो कम्युनिकेशन है इन क्लासरूम के अंदर, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट बिटवीन टीचर के साथ। ओके, तो वहां से कंप्लीट, कभी तो साइलेंस की बात करता है, कभी स्टूडेंट लेवल की बात करता है, तो वो चीज आपको एक्चुअल में सीक्वेंस याद होना चाहिए। जब हम असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें 2 नाम खुल के आते हैं, पहला फ्लैंडर्स है और दूसरा आपका क्या है, गिलोय। ओके, अब आपका क्या है, यानी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ओके, ईटी, ईटी आईसीटी में आप बहुत सारी चीजें इसमें क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे आईसीटी में। ओके, ईटी के अंदर आईसीटी में कवर अप कर लेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ डिसिप्लिन, इंफॉर्मेशन हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन एंड ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईसीटी हो गया, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ये सब बेटा आप पेपर 1 में कवर अप कर रहे हैं। फॉर ऑफ एग्जाम्पल, जो भी बच्चे जैसे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका ये जो सब पार्ट ए है, इसके अंदर स्किनर, प्याजे, ऑशुबेल,
बायगोस्की, ब्रूनर, ये सब इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर सब कवर अप हो जाएंगे। तो हमारा जो एक एजुकेशन सब्जेक्ट है पेपर 1 के साथ साथ कहीं ना कहीं सीटेट और यूपीटेट के लिए बड़ी चीज मेंशन करता है, जो चीजें हमारे पास इसमें क्या होती है, अप्रोच होती है। ओके, अब इसका जो सबसे बड़ा जो वो होता है कॉन्ट्रीब्यूट जो होता है इस यूनिट का, बटा सब पार्ट बी के साथ होता है। डायरेक्ट यूजीसी यहाँ से कॉन्सेप्ट फ्रेम करती है इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल के साथ, जैसे एडीआई, एश्योर मॉडल, डिक एंड केरी मॉडल, रॉबर्ट गैगने के 5 ऑफ मॉडल, यानी रॉबर्ट गैगने के क्या है 8 ऑफ स्टेप मॉडल, 5 ऑफ इवेंट मॉडल, 9 ऑफ इवेंट मॉडल, ठीक है। तो यानी ये यहाँ से सीधा कॉन्सेप्ट फ्रेम कर लेती है। और एप्लीकेशन कंप्यूटर ऑफ एजुकेशन CA, CL, CBT, CML, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑफ ODLM के साथ फ्रेम करती है। ओके ये यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये यूनिट हमारे लिए, ये जो है सब पार्ट बी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। ओके, अब मैं बात करती हूँ, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट। ये सब सिक्रोनियस और अनसिक्रोनियस, यहाँ से ये कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है, यानी ऑनलाइन, ऑफलाइन, सिक्रोनियस, अनसिक्रोनियस, ब्लेंडेड लर्निंग और मोबाइल लर्निंग। तो ये तो सब आप वैसे भी वी यूनिट में जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, तो आप इस चीज को यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सी, सब पार्ट सी, यानी कुछ सोशल लर्निंग टूल होते हैं, बेव 2.0, बेव 3.0, ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो, साइट, डिस्कशन, यानी मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओके, स्वयं, कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो आपका सब पार्ट सी के अंदर ये कवर अप होता है। कुछ टेक्नोलॉजी साइट है, ठीक है, मतलब यूजर सेटिस्फेक्शन ऑफ नेट, ये यहाँ से अभी यूजीसी ने अभी रिसेंट में 3 जनवरी में ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एज इट इज फ्रेम किया है, यूजर सेटिस्फेक्शन एंड नेट बेनिफिट, DMAC, अभी ये यहीं से फ्रेम हुआ है। ओके, जितने भी बच्चे एग्जाम दे के आए होंगे, अगर जो भी बच्चे रिकॉर्ड फॉर्म में ये वीडियो को देखेंगे, वहां से तभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करती हूँ डी सब पार्ट डी के लिए, यूज ऑफ द ICT इवैल्यूएशन, द एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड ई पोर्टफोलियो, और ICT ऑफ रिसर्च, ऑनलाइन रेपोजिटरी एंड ऑफ द ऑनलाइन लाइब्रेरीज, एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल। तो आपकी यहाँ पर जो सब पार्ट डी है, सब पार्ट डी के साथ आपके जितने भी ई ऑफ रिसर्च, ICT है, ऑफलाइन असेसमेंट टूल है, तो सारी चीजें आपकी यहाँ से जनरेट हो जाएंगी। अब देखो बात करते हैं हम किसके लिए, 9 यूनिट के लिए, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। वंस एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस यूनिट्स अकॉर्डिंग बाय पोस्ट कार्व सीधा कॉन्सेप्ट फ्रेम किया गया है, RET, ओके, तो वोट्स टेलर, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लाइमेट, यहाँ से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपका फ्रेम हुआ है, जो मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम के लिए अगर हम बात करते हैं। सब पार्ट बी की तरफ अगर हम मूव ऑन करें, तो लीडरशिप एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मीनिंग एंड नेचर हो गया, अप्रोच ऑफ द लीडरशिप ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, द ट्रांजैक्शनल हो गया, वैल्यूज हो गए कुछ, यहाँ से कॉन्सेप्ट इसका ये वाला फ्रेम होता है, ब्लैक एंड मॉर्टन, ओके, मैरिजियल ग्रीड, द फ्लैंडर, कंटीजेंसी मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल, और आपका हर्सी एंड ब्लैकचर्ड्स मॉडल, एंड लीडर ऑफ, यानी LMX थ्योरी, ओके, यानी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सब पार्ट सी के लिए अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इंडिया एंड इंटरनेशनल के लिए बात की जाती है, यानी TQM हो गया, 6 सिग्मा हो गया, और आपका क्या हो गया, वेल्टर सेवाट हो गया, गुरु हो गया, और एडमंड डेमी हो गया, CK पहलाद हो गया। ये यहाँ आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन निकल के आता है, जो आपका सब पार्ट क्या होता है, सी होता है, ठीक है। क्योंकि वैसे ही इसको एडमिनिस्ट्रेशन को इतना बड़ा फ्रेम नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बड़े फ्रेम होते हैं जब हम NTA की एग्जामिनेशन में जाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट आप इसको देखो, यहाँ से स्टेप ऑफ चेंज मॉडल सीधा पूछा जाता है, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग, या फिर आपका मॉडल ऑफ चेंज, जस्ट इन टाइम, पोकियो का, द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो गया, द एप्रीजियल कॉस्ट हो गया, फेलियर कॉस्ट हो गया, प्रीवेंटल कॉस्ट हो गया, कॉस्ट बेनिफिट हो गया। तो बेटा मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि इसको आप एक्चुअल में मूव ऑन करो, तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये चीज आपको देखनी है, ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर नेक्स्ट की। ये तो सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट फ्रेम होगा, देखो इसके लिए बिल्कुल डरना मत, ये इनहारा जो है एक इंटरनेशनल है,
एक इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योर्स ऑफ एजेंसी है जो कि कंप्लीट रूप से एक हायर एजुकेशन के लिए काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको कंप्लीट रूप से क्या नहीं होना है, डरना नहीं है। नेक है, नेक आपको पता है, नेक का काम क्या होता है, असेसमेंट ऑफ एक्रीडेशन का काम होता है। QCI क्या होती है, क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया होती है। तो एक्चुअल में यहाँ से कॉन्सेप्ट जो फ्रेम करेगा फुल फॉर्म से फ्रेम करेगा। ये एक्चुअल में पूछेगा कि किस असेसमेंट या किस एजेंसी, किस एश्योर का एक्चुअल में किसके साथ लिंकअप है, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा कॉन्सेप्ट फ्रेम होगा, ओके। लेकिन ये आपको फिर भी पढ़ना है क्योंकि यहाँ से इनहारा से सीधा कॉन्सेप्ट अब की बार फ्रेम हुआ है, ओके। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। अब देखो एजुकेशनल है, एनटीए है, बेटा कभी भी किसी को कुछ भी फ्रेम मांग लेती है तो सबसे बड़ी चीज आपको सिर्फ इतनी चीज देखनी है कि जैसे मैं बात करूं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अगर मैं बात करूं, द बेस ऑफ फाउंडेशन एजुकेशनल स्टडीज को मान लिया, बेस ऑफ फाउंडेशन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन को मान लिया। क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो भी आपने जून वाली साइकिल का एग्जाम दिया था, यहाँ से 6 क्वेश्चन फ्रेम होने के साथ कंप्लीट एक पैसेज दी थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, ओके। तो हमारे लिए कोई सा भी पोर्शन कभी भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे सन 2020 की बात करूं तो एनटीए ने कंप्लीट 28 क्वेश्चन रिसर्च से फ्रेम किए थे। सोचो बच्चा पोर्शन को देख रहा है, पहली बार कोई पढ़ रहा है, कंप्लीट पूरा रिसर्च उसके अंदर भरी हुई है, ठीक है। तो आपको ये मेनली फोकस करना है पेपर 1 को। अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सेकेंड पेपर सब्जेक्टिव बड़ा अच्छा कमांड आपको रखनी पड़ेगी, ओके। अब मैं बात करूं यहाँ पर सीधा आपका किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के लिए। डिवाइस ऑफ लर्निंग इंक्लूड द मेरिजियल्स एंड द लर्नर विद ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे आपकी 1986, 1995 और 2025 और 1992 और UNCRPD यूनाइटेड नेशंस ऑफ कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर 1992 2006। यहाँ से सीधा स्टेप टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ओके, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फ्रेम होता है तो इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, ओके। इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके सब पार्ट किसकी, बी की। तो सब पार्ट बी में बेटा फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि आपको क्या देखना है। जैसे आपको देखना है टाइप, करेक्टरिस्टिक, एजुकेशनल नीड देखनी है, द लर्नर, फिजिकल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी देखनी है, कुछ कोर्स देखने हैं डिसेबिलिटी के, और इवैल्यूएशन मेथड देखना है, टेक्निक एंड टूल देखना है बस इसके अंदर, ओके। ICF मॉडल आपके लिए क्या हो सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज पेपर जब 10 यूनिट की बात करते हैं सब पार्ट आपके लिए ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बात करूं मैं इसके अंदर सब पार्ट सी के लिए, तो सब पार्ट सी के अंदर क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्ट्रक्शन, पैसेंस एंड करिकुलम अडेप्शन ऑफ डिविजनल लर्निंग एंड असेसमेंट एंड अडेप्टेड, ओके। यानी रोल ऑफ पेरेंट्स एंड पीरियड, ये कॉमन है, ओके। ये आपके लिए एक्चुअल में क्या है, बहुत कॉमन है। लेकिन सब पार्ट डी अकॉर्डिंग सब पार्ट डी कुछ वेरियर है, ओके। इसके अंदर एप्टीट्यूड है, सोशल स्किल है, एजुकेशनल है, करंट स्टेटस है एंड इथिकल इशूज एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है। लेकिन इसके लिए सब पार्ट इसका क्या है, इसका सब पार्ट जो होगा एक्चुअल में इंपॉर्टेंट, ए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो डोंट वी अवॉइड दिस, ओके। सबसे बड़ी चीज है आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के साथ हम एक एक चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि तभी एनटीए में कोई भी बच्चा किसी भी चीज की एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहा हो, सबसे बड़ी चीज है उसके पास सिलेबस का होना। क्योंकि सिलेबस हमें उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां एक्चुअल में हम खुद को देखना चाहते हैं। बेटा अगर आज जगोगे, आज पढ़ोगे तो आने वाला कल खुद का ही सुधरेगा, ओके। तो खुद सिर्फ इस चीज पे देखो, सबसे बड़ी चीज है ये सारी चीजें आपको देखनी है। और देखने के साथ साथ सबसे पहले सिलेबस आपको प्रिंट निकालना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्या मेंशन किया गया है, कहाँ से यूजीसी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को क्या कर रही है, फ्रेम कर रही है। तो तभी आप जून वाले सेशन के लिए जेआरएफ की प्रिपरेशन कर पाएंगे, ओके। तो थैंक्स टू ऑल एवरीवन। एजुकेशन और अदर ऑफ सब्जेक्ट सभी की क्लासेस अवेलेबल है, पेपर 1 की अवेलेबल है। जिस भी बच्चे को कोर्स परचेज करना है तो हमारी कंप्लीट अब क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रही हैं, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल एवरीवन।